आज से आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? हाँ। मुझे इतना वाहियात लगता है ये सवाल। बंद कर दो ये सवाल पूछना। आपको अरे यार ये नहीं पता बाहर जाके ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? अरे कोई बात है पूछने की? शादी के बाद एक चीज हमेशा हमेशा एक पति की होती है, वो थी गलती। तो चुपचाप मांगो। हाउ टू नो व्हेन इट्स द राइट पर्सन? जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, बताते रहते हैं कि हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए। आपको खुद पे डाउट होने लगता है, यार मुझे 40 साल हो गए गलत सोते हुए यार। शिट। की अपकमिंग मूवी है किंग। हाँ, मुझे याद है एक बार खान साहब कुछ बता रहे थे तो उन्होंने उस सीन को डिस्क्राइब अपने ढंग से किया, तो मुझे बहुत कमाल लगा कि अरे ये परसेप्शन अलग था। इतना बता सकता हूँ, हमने बहुत मेहनत से कुछ करने की कोशिश की है। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो तब टीवी बंद कर देते जब सचिन की बैटिंग खत्म। आप एक और इंसान कैसे जानती हैं? अरे वाह। हाल ही में उन्होंने आपको भी काफी खुश किया जब उन्होंने अपनी रेडिट ऐसे आस्क मी एनीथिंग थ्रेड पे आपको मेंशन शाउट आउट दिया जेनी पहलावत को। टीम ने मुझे बताया, मैंने कहा पागल हो क्या, बता किसने लिखा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे। और एक पर्टिकुलर सीन है, पता है वो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, कि जब अंसारी की डेथ हो जाती है। हाथीराम गिल्ट में है कि वो फोन नहीं उठा पाया, वो गिल्ट में है कि वो सही टाइम पे वहां नहीं था, और गिल्ट से एंगर क्रिएट हो जाता है। हेलो सर, वेलकम टू मेंस एक्सपी। थैंक यू। कैसे हैं आज आप? मैं ठीक हूँ, ठीक है सब। मैंने आज आपको बहुत ऑब्जर्व किया, आज मेरे पास काफ़ी समय था। तो आपका जब शूट चल रहा था मैं आपको ऐसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी, और जेनजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ ना, तो जो मेरी कोर मेमोरी रहेगी आज जयदीप अहलावत को शूट करते हुए देख के, वो ये रहेगी कि अ पर्सन लाइक यू, जिनकी आपके जैसे ऐसे एकदम स्टॉइक ऐसे हार्डकोर पर्सनालिटी है, वो जब दुआ लिपा के गानों पे पोज कर रहे थे और ऐसे एकदम स्टाइल से वॉक कर रहे थे, तो वो जो पर्सनालिटी का मैंने स्विच देखा, मेरे को बहुत क्रेजी लगा। थैंक यू। ये क्वालिटी कहाँ से आती है आप में? पता नहीं, मुझे सच बताऊं, मुझे स्टिल कैमरास के सामने बहुत तकलीफ होती है, समझ नहीं आता क्या करना, क्योंकि यू आर प्लेइंग फॉर द कैमरा दैट टाइम। पर जब आप फिल्म कैमरा के सामने होते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते। वो कहीं भी हो, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करते हो। लेकिन यहाँ आप पूरा फोकस आपको कैमरे की तरफ रखना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाता है। अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कैमरामैन होते हैं, अच्छे फोटोग्राफर होते हैं, तो बन जाती है बात। सही बात है, और अच्छे सब्जेक्ट भी होते हैं, अच्छे कपड़े पहना देते हैं, बिल्कुल, कोई बाल टहला देता है, बाल ठीक कर देता है, तो बन जाती है बात। वैसे आपको शौक है ऐसे स्टाइलिंग का, फैशन का, ग्रूमिंग का? नहीं, कभी बचपन में ऐसे था? नहीं। हाँ, मतलब बहुत छोटा था तब मुझे ये शौक था कि अगर मेरी जेब में, मेरे ट्राउजर्स के में जेब होनी चाहिए, तो मुझे जेब में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मज़ा आता था। तो मेरे पास एक फ़ोटो है पुराना, तो एक नाना जी ने एक सफारी सूट टाइप कुछ बनवाया था, और उसमें बाई चांस वो ट्राउज़र में जेब डालना भूल गए थे। तो मेरा फ़ोटो जो है वो ऐसे है, वो ये जेब यहाँ थी, तो उसमें हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाया मैंने। तो बट हाँ, बाद में फिर वैसा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि, पर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं किया जा सकता, कोई दे देगा तो पहन लेंगे। तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में आके भी कोई एक आधा शौक आया? जैसे कुछ लोगों को होता है कि जूतों का शौक पड़ जाता है, वॉचेस का शौक पड़ जाता है। आई थिंक वो पहले से ही था, पर तब पैसे नहीं थे। तो पूरे नहीं हुए थे। हाँ, मतलब व्हाइल ग्रोइंग अप, जो बेसिक एक चीज़ होती थी कि साल में एक बार एक जोड़ी जूते मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो 10वीं तक तो यही था, फिर 11वीं 12वीं जब बाहर चले गए तो थोड़ा बहुत पैसे वैसे बचा के एक आध स्पोर्ट्स शूज़ एक्स्ट्रा खरीद लिया। बट हाँ, जूतों का और घड़ियों का शौक है, वो धीरे धीरे भगवान करे पूरा हो रहा है अभी। बिल्कुल। पहला शौक याद है जो आपने पूरा किया था जब एक अच्छा खासा पेचेक मिला होगा, और ये पहला शौक आज मैं पूरा करूंगा? नहीं, पेचेक तो नहीं उस तरह से, बट मैंने जैकेट्स खरीदी थी। तो उस दिनों में जब ये आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 96-97 टाइप, 15-16 साल का होगा मैं, तो बहुत सारे पैसे बचा के एडिडास की एक नई जैकेट आई थी वाइट कलर की,
वो खरीदी थी, आज इनको पहली जो याद है। फिर थिएटर से थोड़ा पैसा कमाया था, उससे भी वही जैकेट्स और जूते ही खरीदे गए। या तो अभी तक संभाल के रखिए आपने। आप जैसे आर यू द काइंड ऑफ अ पर्सन जिनका रख रखाव बहुत अच्छा और सालों सालों पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है, या फिर? नहीं, कुछ हैं लेकिन वो उतनी पुरानी नहीं है, बट एक आध है कोई कपड़ा, कोई कोई जैसे एक जैकेट है मेरे पास ग्रीन कलर की, जो होंगे होंगे करीबन करीबन 15 साल अभी। वाह। तो वो अभी भी है, रखी हुई है। या और ऐसी अगर मैं पूछूं कि आपने कुछ लोग संभाल के रखे हैं अपनी लाइफ में? हाँ, लोग हैं मेरे पास, काफ़ी पुराने हैं, 25-25 30-30 साल पुराने हैं। क्या बात। मुझे लगता है उन्होंने ही मुझे संभाला हुआ, मैं तो क्या ही संभालूंगा। उनका ज़्यादा एफर्ट है मेरे साथ जुड़े रहने में, मेरे बनिस्बत, मेरे कंपैरिजन में। दे स्टेड विद मी। डज इट टेक एफर्ट टू स्टे विद समवन? थोड़ा बहुत तो लगता है, ऑफ कोर्स, स्पेशली जब आप अपनी जगह छोड़ देते हो। गांव से लेके जब कॉलेज में आए तो गांव छूटता चला गया, फिर उस शहर से रोहतक से पूना आए, वो छूटा, फिर वहाँ से बॉम्बे आए तो वो छूटा, बट कुछ लोग बचे रह गए, और उस जगह के साथ जो लगाव है वो तो कम नहीं होता है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन साल वहाँ बिताए हैं। और उस जर्नी में जब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, they have different opinion about you, they have different thought process about you, perceptions, point of view, and you are so unable to make them understand what driving you. So for a period of time, like good 4 5 6 years, there was very less communication with them, with everybody, because I didn't know what to say, how to communicate, what I'm going through, and they had no idea that this is little tough for anybody who's coming Of course. out of the city. But still, there are few people who stayed. Yeah, not very big efforts, but yeah, थोड़ा बहुत. ऐसे ना मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे लड़कों से ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, और स्टडी का एनालिसिस ये था कि बोला जाता है कि लड़के ना अपने 30s में जब एंटर होते हैं और 30s के बाद उनके दोस्त थोड़े से छूटते रहते हैं। हाँ. और बहुत लोगों का ये मानना है कि ये इसीलिए होता है बिकॉज लड़कों की लाइफ में उस टाइम पे काफ़ी सब कुछ चेंज होता है। Yeah. कुछ लोग शादी कर लेते हैं, कुछ Yeah. लोगों के सर पे जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ लोगों के बच्चे हो जाते हैं, तो वो ना लाइफ का वो वाला पार्ट जब आप यंग होते हो, कॉलेज में होते हो, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, वो वाली चीज़ चेंज होकर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है तो उनके दोस्त छूटते रहते हैं। आपने कोई ऐसा ट्रांजिशन एक्सपीरियंस किया? बात मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि सही बात है कि 28-30 से लेके 40-45 साल, कितने साल का विंडो है? 15 के आसपास। 15 साल में वो अपना करियर बना रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, मैरिड लाइफ संभाल रहे होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, इसी 15 साल के अंदर अंदर, क्योंकि ज़्यादा विंडो मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा है, स्ट्रेसफुल तो होता होगा सबके लिए। और अब सब अगर ये कर रहे हैं तो सबकी एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों में बट गई हैं। हाँ। तो वही शायद एक रीज़न होगा कि लोग छूटते रहते हैं उस दौर में, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं। पर मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन करता हूँ कि जब भी वो लोग गाहे बगाहे अनजाने में कहीं मिल जाते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे, बाई चांस कहीं इकट्ठे हो गए। तो आई एम श्योर इस दौर में कोई अगर वो रीयूनियन हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुश वो लोग होते हैं, क्योंकि उनको सडनली वो कॉलेज टाइम या वो जो थोड़ी सी बेफिक्री का जो दौर था उसको थोड़ी देर के लिए जीने का मौका मिलता है दोबारा से। बट अदर देन दैट वो काफ़ी प्रेशर में होते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू।
या सोसाइटी का हर आदमी आपको देख रहा होता कि आप अपना करियर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, शादियाँ हो रही कि नहीं हो रही वो भी प्रेशर है, घर बनाना है तुम्हें, माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं उसी दौर में, आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। वो है थोड़ा सा टफ जोन है वो। और एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा होती हैं और ऐसा लगता है कि हर पॉइंट पे जज हो रहे हो, या हर डिसीजन के लिए, चाहे हर सही या हर एक गलत। से, ना सिर्फ सोशली भी हो रहे होते हो। मुझे लगता है कि हम फिर भी एक अच्छे दौर में थे जहाँ माँ बाप को उतना जज नहीं करते थे हम। आज बच्चे भी जज करते हैं। जो अभी के जो बच्चे मुझे लगता है 5-10 साल के होंगे, उनकी जो अपब्रिंगिंग चल रही है, जिस तरह से वो बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं, आई एम श्योर वो भी सोचते होंगे यार माई डैड इज नॉट दैट सक्सेसफुल। सो वो प्रेशर भी है, आई एम श्योर बहुत सारा होता होगा। तो ऐसी कुछ मोमेंट्स आपको कभी याद आती हैं कि यार ये वाली कुछ मोमेंट्स हैं, जैसे दोस्तों यारों के साथ कभी आपका रियूनियन हुआ, क्योंकि आई एम श्योर आपके बहुत सारे दोस्त अभी सेम इंडस्ट्री में भी हैं FTI के टाइम से। तो कुछ एक आधा ऐसा किस्सा है जो कभी आप लोग बैठते हो और याद करते हो और बहुत हंसते हो? बहुत हंसते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ के हैं। वो रोहतक के बहुत सारे हैं, वो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत सारे हैं, बॉम्बे में भी हैं हुए हैं वो। तो डिफरेंट किस्से हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जुड़ाव है उनके लोगों के साथ, उन किस्सों के, उनमें जो लोग शामिल थे वो अलग हैं। तो होता है वो जब, अब मुझे लगता है वो जब रोहतक में होते हैं तो सारे किस्से वो वहाँ के याद आ रहे होते हैं। जब आप बॉम्बे में होते हो और अपने FTI के फ्रेंड सर्कल के साथ हो तो सारे किस्से पुणे के और बॉम्बे के याद आ रहे होते हैं। तो यहाँ लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत मज़ा आता है। वो थिएटर का एक गैंग है पुराना जो हरियाणा का है, जो साथ में उस वक्त थिएटर करते थे सब। अभी जो भी जैसा भी कर रहा है, पर उस दौर में सब स्टूडेंट थे, सब थिएटर के छात्र थे। तो बहुत बहुत कहानियाँ हैं, नाटकों की बहुत कहानियाँ होती हैं। मंच पे चढ़ते हुए एक्टर्स के पास बहुत कहानियाँ होती हैं, किस किस नाटक में क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या हुआ था, कितनी गलतियाँ की थी, कितना फैलान मच गया था। बल्कि रायता फैल जाता है कई बार नाटक में, तो संभाले नहीं संभलता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। पता है मैं जैसे आई एम श्योर आपको ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने बोली होगी कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसे इंटिमिडेटिंग है। मतलब कुछ लोगों की ना ऐसे बहुत ईजी सी पर्सनालिटी होती है और कुछ लोगों की पर्सनालिटी, जैसे अमिताभ बच्चन की भी सिमिलर पर्सनालिटी है, राइट? कि वो आते हैं तोड़ने की तो कोशिश कर रहा हूँ यार, पर हो नहीं पा रहा मुझसे। नहीं मुझे लगता है बिल्कुल। जितनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मैं और चुप होता जा रहा हूँ और लोगों को और ज़्यादा डरावना लग रहा हूँ मैं, ये आदमी यार थोड़ा ठीक नहीं है। पर ऐसा हूँ नहीं मैं बिल्कुल भी। मुझे इस बात पे बहुत वो है कि मैं अगर कोई थोड़ी देर बैठेगा या काम करेगा मेरे साथ, मैं उसको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं हूँ। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है जी। जैसे आपने एक इंटरव्यू में भी ये वाली चीज़ बोली थी कि आप में एक सॉफ्टर साइड भी है आपके अंदर, सब में जयदीप होती है। अहलावत की एक सॉफ्टर साइड भी है जिसमें आप कभी कभी रोते भी हो छोटी छोटी बातों बहुत पर। रोते हैं, कभी कभी नहीं। हाँ, वो गाहे बगाए हर हफ्ते में 2 बार हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। तो वो कुछ रीजन मोमेंट्स चाहिए में बस होता एक। है या फिर कुछ लोगों के सामने होता है? नहीं, सबके सामने तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। और सही बताऊं, जब वो मोमेंट आता है ना, तो फिर कोई हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पर इतनी इतनी अवेयरनेस आपको होती है कि ये वो जगह नहीं है जहां मैं उसको एक्नॉलेज करूं उस मोमेंट को। तो जनरली अकेले में या कुछ गिने चुने लोगों के सामने हो पाता है। और मुझे लगता है वो भी सर्कल छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो। कितने लोगों के सामने आप रो सकते हो, वो भी छोटा होता जा रहा है हर दिन हर साल। वैसे जैसे हर फ्रेंड ग्रुप में ना लोगों के किरदार बटे होते हैं कि फ्रेंड ग्रुप में एक इंसान होता है लीडर टाइप, एक होता है जो हमेशा जोक्स क्रैक करता है, एक होता है जो हमेशा ऐसे मस्ती वस्ती करता है या फिर कुछ करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ग्रुप में आपका क्या रोल है? नाकारा, जिसको कहते हैं ना कि एक कोने में पड़ा रहेगा, इसको खाने को दे दो तो खा लेगा, पीने को दे दो तो पी लेगा, काम नहीं हो पाएगा इससे कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बस पढ़े रहो मगरमच्छ की तरह यहाँ। और थैंक गॉड वो संभाल भी लेते हैं मुझे। मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ ना। मुझे म्यूजिक चलाना है, जो चलाना चलाओ, खाना क्या जो मंगाओगे खा लेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता मेरा। एंड थैंक गॉड
हैं लोग आसपास जो इस बात को संभाल लेते हैं, नहीं तो मुझे निकाल दें लोग, भागो यहाँ से। पता है मैंने ना मुझे पता चला कि आपको शायरी पसंद है, आपको पोइट्री पसंद है। जी। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी और मैंने कुछ निकाला भी, मतलब मैंने खुद तो नहीं लिखा क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। अच्छा, बट आपको सुनाना बहुत अच्छा आता है। आपने एक शायरी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी हाँ, लगी पढ़ने में थी। मज़ा आता है मुझे लगता है पोइट्री जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। जो एक बात आप 10 लाइनों में कहोगे ना, 15 लाइनों में, 50 लाइनों में कहोगे, हो सकता है एक पोएट, एक शायर जो उसको 2 लाइनों में कह दे, वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है उसकी तरफ रुझान जो है वो काफ़ी पुराना है। मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ। जी प्लीज़। लिखी थी मतलब कहीं से पढ़ के लिखी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या बात है, बहुत बड़े। कभी कभी आपको लगता है ऐसे सोच के अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपका वक्त कैसे बदला? हाँ, कभी कभी तो सोचता ही है। कई बार होता है ऐसा, जब बहुत पुराने लोग साथ में बैठे होते, जिनके साथ आपने ये जर्नी जब शुरू हुई थी, उससे पहले से जो लोग जानते हैं, तो कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पहुँचने वाले हैं, या इस मतलब एक्टर भी बनना ये भी नहीं था तब तक। तो पर कई बार बैठ के सोचते हैं कि हाँ यार, वो गांव से निकल के, और ऐसा नहीं है वो कोई ख़राब ज़िंदगी थी, वो बहुत अलग ज़िंदगी थी, कमाल की ज़िंदगी थी वो। ऐसा नहीं है कि अरे यार गांव से निकल के आए, नहीं नहीं नहीं, वो लाजवाब है वो जगह। अपनी मस्ती में रहना, किसी की कोई परवाह नहीं, किसी कोई फिक्र नहीं, कोई आपको वो नहीं है कि आप कुछ जज करेगा आपको। पर एक जिस जगह से आए हैं वो, उससे लेके यहाँ तक जो है ना, बहुत ज़्यादा बदलाव है। मतलब तो कई बार लगता है कि ये इतना, ये जो आँख है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप आपने सब कुछ देख लिया है। मतलब भैंसों का गोबर उठाने से लेके एक 7 स्टार होटल में रूफ टॉप पे पार्टी करने तक सब हो गया है। और अभी और भी है, पता नहीं क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या है ये नहीं पता है। पर ये अपने आप में वही ना, सफलता जो है, सक्सेस जो है, बड़ी इन कंपैरिजन टू होती है। हाँ, रिलेटिव होती है कॉन्टेक्स्ट बहुत। में होती है कि सक्सेस क्या है। आई एम श्योर किसी के लिए एक अच्छी साधारण ज़िंदगी जी पाना, जिसमें एक नौकरी हो, 2 नौकरी हो, ठीक ठाक परिवार पल जाए, दोनों टाइम का खाना, उसकी चिंता ना हो, वो भी सफल बहुत से है। लोगों के लिए सपना है। तो वो सक्सेसफुल है अगर वो कर पाए तो रिलेटिवली डिपेंड करता है सक्सेस क्या होती है। पर ये ज़रूर मन में आता है कि भाई लंबा सफ़र तय किया है, और मुझे लगता है कि उसका चाहे अनचाहे उसका फ़र्क ये पड़ा है कि आपके पास, क्योंकि आपने इस तरह की ज़िंदगी भी देखी है, वो चलो जो मेरे गांव में थी, फिर रोहतक शहर में जो थी, और फिर पुणे में जो थी, और फिर बॉम्बे में जो है, और अब जो बाहर जाते हो, आप बाहर के देश घूमते हो, बाहर के कल्चर घूमते हो, पढ़ते हो उनके बारे में, सोशली पॉलिटिकली आप बेटर अवेयर हो गए हो दुनिया को लेके, तो आपको लगता है कि आपके पास जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली किसी एक महल में रहना और भैंस की पूंछ पकड़ के गांव के तालाब में तैरना सीखने तक मेरे पास हर रेफरेंस है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, असली में हुआ है ये। हमने गांव में बहुत सारे लड़के तैरना कैसे सीखते हैं, ऐसे सीखते हैं। भैंस को पानी में लेके जाना ही आपका काम है। हाँ। हर दिन लेके जाना है उसको तालाब में नहलाने के लिए। भैंस डूबेगी नहीं। आपका काम है कि आप शिद्दत से पूंछ पकड़े रहें। अगर वो छूटी तो जीवन की डोर हाथ से चली गई। अदरवाइज एक हाथ से पूंछ पकड़ते हैं और आप लगातार। कोशिश दैट्स वाज करते द हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग जो स्विमिंग की होती है। आप सोचो, वाह। ये रेफरेंस मेरे पास है, मैं कर दूंगा।
और फिर एक स्विमिंग पूल में जो किसी 7 स्टार होटल के रूफ टॉप पे होगा, वो फ्लोटर पहन के जो वहाँ भी सीखते कर हैं। दूंगा। तो ये बहुत लकी चीज़ है। बिल्कुल। या एंड आई थिंक आपने एक बहुत सुंदर वे में इसको डिस्क्राइब किया था। आपने बोला था कि सक्सेस इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, राइट। एंड मैं ना जब अपने आसपास अपने से थोड़े यंग बच्चों को देखती हूँ या फिर अपने इंटर्न्स को देखती हूँ, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना वो इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं कि उनको ये नहीं समझ आता कि हाउ टू कीप गोइंग ऑन इन द फेस ऑफ फेलियर्स, राइट। वो थोड़े से डिसहार्टन जल्दी हो जाते हैं फेलियर्स में। जैसे वो जो हम जैसे लोगों के या फिर मेरे जैसे जो बड़े मेरे पेरेंट्स की उम्र के लोग थे ना, उनमें शायद ऑप्शन नहीं था फेलिंग का। तो वो परसिवियरेंस अंदर घुसी हुई थी, रग रग में थी वो, कि फेल होना क्या होता है पता ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर द यंग पीपल हु आर वाचिंग, इफ़ यू हैव टू एडवाइस देम विद योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? सच बताऊँ ना, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि वो सही कानों में पड़ेगी नहीं बात, पर मैं कहने के लिए कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी आप, अगेन जैसे वो बात थी ना कि सक्सेस एक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो एक दिन या एक इवेंट की बात नहीं। तो अगर आप जीवन इवेंट की तरह जी रहे हो ना, तो गड़बड़ है, फिर नहीं हो पाएगा। आपको जीवन को एक प्रक्रिया की तहत जीना होगा। जैसे एफटीआई में एक हमारे टीचर रहे हैं अरविंद पांडे जी, उनको ना, उनका ये मानना था कि एक्टिंग की जो तैयारी है ना, जो पढ़ाई है, वो एक फौजी की तरह होती है। हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि अच्छा आज ये फिजिकल एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है। फौज क्या करती है? फौज, आप जो लोग हम जनरली बोलते हैं कि यार हमारे पास मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हाँ। कभी अगर आपने थोड़ा करीब से या समझने की या देखने की कभी कोशिश की हो या सुना हो, फौज कभी भी मोटिवेशन पे काम नहीं करती है, वो कंसिस्टेंसी पे काम करती है। मोटिवेशन तो कुछ नहीं है। बहुत सही बोला। मोटिवेशन रोज रोज नहीं आ रहा ना, लेकिन वो हर दिन सुबह उठ के 5 बजे वही दौड़ लगा रहे हैं जो उनको रोज लगानी है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन जान बचाएगी, कब ये पता नहीं है ना। एक बीपीटी टेस्ट होता है, आई एम श्योर मैं सही लाइन बोल रहा हूँ, सही वर्ड बोल रहा हूँ। तो वो टेस्ट ये है कि वो आपको हर हफ्ते या 10 दिन में करना पड़ता है। मतलब एक पर्टिकुलर वेट के साथ आपको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागना ही है। कोई मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी से मतलब है। हर दिन मोटिवेट नहीं होने वाले हो आप, बट कंसिस्टेंट रह सकते हो। बोरिंग होगा वो, पर वो एक दिन आपको जरूर फल देगा। एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है वो, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। वाओ। एवरी सिंगल डे आप बोलते हो कि अरे यार आज थोड़ा सा खा लेता हूं, कोई बात नहीं। अच्छा, आज 15 मिनट की जगह क्या नाम है, 1 घंटे की जगह 15 मिनट भाग लेता हूं। यू आर अवॉइडिंग बिकॉज दैट इज बोरिंग। इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट नीड्स, और वो बोरियत होती है। हर दिन खाना, सेम खाना खाना अपनी बॉडी को बचाने के लिए, जो लोग करते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूं, पर हैट्स ऑफ है, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसका रिजल्ट कहीं और जाने वाला है। तो मैं उसी तरह का कहता हूं कि अगेन, अगर आप अपनी ज़िंदगी इवेंट की तरह जी रहे हो, तो फिर आपको हर फेलियर और हर सक्सेस आपको बहुत असर डालने वाली है, बहुत चुभेगा फिर। तो जिस दिन आपने वो उसको प्रक्रिया बना लिया, उस दिन फिर आपको दिन की जो सक्सेस है, आज कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको अच्छा फील हुआ, गुड, आगे बढ़ो। आज कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, फेलियर हुआ, रिजेक्शन हुआ, इट्स ओके, आगे बढ़ो। तो अब ये प्रक्रिया, ये रोज होगा। लेकिन आज की एक खुशी में हम ये भूल गए कि आज हमें ट्रेनिंग भी करनी थी और खाना भी ठीक खाना था और टाइम से सोना भी था। आई डोंट नो आई एम मेकिंग एनी सेंस और नॉट, नहीं, बट एग्जैक्टली
that's how you handle your failures. एंड दैट्स अ ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी बार ना हम लोग इतने अटैच हो जाते हैं उस हाँ. मोमेंट की आउटकम से Yes. कि हम बिगर पिक्चर नहीं देख पाते. Yes. और मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाया था जब मैंने काम करना शुरू किया था. वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग ना रियल लाइफ में भी होती है. हाँ. जैसे पैसों के साथ होती है, जी. एक फार्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है. तो वैसे तुम आज वो चीज़ कर रहे हो, तुम कल वो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें तीसरे दिन रिजल्ट दिखेगा. जैसे जब जिम जाते हैं, तुम 1 हफ्ते जाओ, 2 हफ्ते जाओ, कुछ फर्क नहीं पता चलता, कोई कट नहीं आता इतनी जल्दी. महीनों जाते नहीं रहो, आता है, 1-2 दिन महीनों नहीं आता, बट सडनली 1 साल बाद जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे, तुम्हें फ़र्क महसूस होगा, तुम्हें अंदर से फ़र्क महसूस होगा. बिल्कुल. आपका क्या रिश्ता है फिटनेस के साथ? मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर मैं बीच बीच में अनफिट होता रहता हूँ. उसमें थोड़ा बहुत हाथ मेरे काम का भी है, क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि थोड़ा सा बढ़ा लो, अब वो थोड़ा सा में लगाम छूट जाती है वो ज़्यादा हो जाता है. बट कोशिश रहती है कि मैं एटलीस्ट एक बेसिक्स रूटीन जो है वो फॉलो कर लूँ. और उसमें काफ़ी बार फेल होते हो आप, बट अगेन वापस जाते हो. पर माइंडसेट वही है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट ऑन ट्रैक, ताकि उसका रिजल्ट दिखाई दें आज नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद. ये सोच के कभी नहीं चलता अच्छा अभी शुरू करूँगा तो इसका. और क्या हुआ ना कि जब अगेन माइंडसेट वो है कि जो आप जिस वक्त आप बड़े हो रहे होते हो, उस दौर में जब मैं बड़ा था, जिम विम वाज नॉट दैट मच फेमस. अब जिस शहर में मैं बड़ा हो रहा था वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं. आई थिंक एक जिम था जो हमारी नॉलेज में था, बट मैदान जो है वो फिटनेस का बड़ा कारण होता था. तो भागना दौड़ना, ग्राउंड पे जो वक्त बीतता था आपका 4 घंटे सुबह, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, या जितना भी, तो वो बेसिक मंत्रा था. और बेसिक खान पान, थैंक गॉड उसके चक्कर में ये है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड की आदत नहीं है, क्योंकि कभी खाया ही नहीं था. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने की आदत नहीं है मुझे नहीं याद पड़ता मैंने. बहुत अच्छी हैबिट है ये तो. क्रेविंग नहीं होती है, ऐसा याद ही नहीं आता कि अच्छा कुछ फिजी नहीं पिया या कुछ ऐसा. तो वही बेसिक है. मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है, तो मैं वैसे भी थोड़ा सा बचा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा जिन लोगों को इसकी क्रेविंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल कर पाना. फिर उनको, हाँ सच्ची में, स्पेशली जब कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, फिर उनको वो चाह होती है कि नहीं अब कुछ चर लेते हैं, खा लेते हैं. बट ये बात भी मुझे कभी समझ नहीं आई कि नहीं, मूड खराब होता तो मीठा क्यों खाते हैं लोग. मुझे नहीं समझ में आ रहा है. कुछ लोगों की कोपिंग मैकेनिज्म होती है. हाँ मे बी, मतलब मुझे नहीं पता है उसको क्या होता है. जैसे मेरी तो रोना है. हाँ नहीं मैंने देखा है, मेरे अपने ही बहुत करीबी लोग हैं जो ये करते हैं. मुझे नहीं समझ में आया क्यों. इट्स ओके. बट ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है कि जैसे मेरे पेरेंट्स की एज में ना, मतलब मेरी पेरेंट्स की जनरेशन के जितने भी सारे लोग हैं, उनका खाना पीना बहुत अच्छा हुआ करता था. तो आज की डेट में ना फिट भी रहते हैं. मैंने इस साल अपना फिटनेस जर्नी शुरू करी. ठीक है, इस साल मैंने जिम विम जाना शुरू किया. फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइफाइड हो गया, तो 2-3 महीने मैं नहीं कर पाई. और अभी मतलब now I have to eat a lot of multivitamins to sort of get my immunity back to that level. फिर उसके बाद वो करेंगे. तो कहीं ना कहीं मेरी भी मैं आपसे सुन रही हूँ तो मेरे को भी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, it's a journey. You have to work on it. You have to give your body what it needs rather than junk. अगर अभी इसको मल्टीविटामिन्स चाहिए या फिर अच्छी स्लीप और रेस्ट चाहिए रिकवर करने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत वही बता रहा हूँ फिर से, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. The difficult part is consistency. बिल्कुल. क्या आप वो हर दिन कर पाओगे? उससे बोरियत होनी शुरू होती है. फिर आप छोड़ देते हो. बस उसको संभालना है, बाकी सब हो जाएगा. सही बात है. वैसे जयदीप, जब मैं आपकी लाइफ देखती हूँ, जब मैं आपके पुराने इंटरव्यूज़ देख रही थी, उसमें आप शेयर कर रहे थे कि एक टाइम था जब आप बॉम्बे में एक 1 BHK अपार्टमेंट में रह रहे थे, और काफ़ी सारे आपके दोस्त यार भी आपके साथ रह रहे थे. कट टू टुडे, जब आपने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली हैं बॉम्बे में, और बहुत लोगों का बम्बई शहर में तो ये सपना होता है कि यार बॉम्बे में घर खरीदना है. मतलब सब जगह ही सपना होता है. बिल्कुल, अपना घर होना सब जगह सपना होता है. तो जो जहाँ रह रहा है उसके लिए. सही बात है. जैसे मेरा है कि मेरे को दिल्ली में घर खरीदना है. Exactly. बट बहुत सारे लोगों के लिए बॉम्बे में और भी ज़्यादा बड़ा सपना होता है, बिकॉज बॉम्बे में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं प्रॉपर्टी के रेट. तो फिर आपको वो फीलिंग कैसी महसूस होती है जब आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करो वो वाले दिन और आज के दिन?
मुझे लगता है कि जब तक घर नहीं मिलता ना, जब तक आपके दिमाग में है वो, तब तक आपका आपका एंथू हाई रहता है। जब वो आप ले लेते हो, फिर वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया है। अब वो उतना बड़ा नहीं रहा, वो ड्राइव शायद थोड़ी हाँ कम हो वो गई। अभी हो गया। अभी क्या नेक्स्ट क्या? हाँ। तो मेरे साथ जो हुआ बड़ी अजीब सी बात है, मैंने भगवान की दया से ठीक ठाक एक घर खरीदा, अभी तक मूव नहीं हुई क्योंकि उसका काम चल रहा है उसके ऊपर। दूसरे दिन जो थॉट आया वो यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे ना, फिर कोई और बड़ा ले लेंगे। हाँ। सडनली जिस आदमी के पास जो 15 साल से एक 2 BHK में रह रहा है, लिमिटेड एरिया है उसका, जिस दिन वो मिला, बहुत अजीब है ये बात। उस दिन ही लगा कि हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गया, थैंक गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पर इसी में थोड़ी रहेंगे, कुछ और भी देख लेंगे इसके बाद। तो वो मील का पत्थर है ना, आगे चला गया। तो अब दूसरी तरह की एक्साइटमेंट शुरू हो गई। बट डेफिनेटली ये खुशी होती है कि आपके पास एक जगह है जहां आप इसको आप घर कह सकते हो। बाकी शो ऑफ है और कुछ नहीं, अपने आप को ही शो ऑफ है वो, बेसिकली खुद को ही मजा आता है कि अभी आपका देखा घर भी बड़ा हो गया, अब क्या करोगे? हाँ बट अच्छी है वो, अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग है कि हाँ चलो हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है। और इंसान भी ऐसे होता है ना, किसी ने ये वाली बात बोली थी कि इंसान की फितरत ऐसी है कि उसकी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। नहीं हो सकता कि उसके पास एक छोटा सा मोबाइल आया, फिर उसको बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, फिर टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, फिर आईफोन चाहिए, फिर आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो वो चीज़ वो अंत नहीं यहाँ आता तक आ उस जाता है कि जो पहला निकले वो मेरे पास आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब वहाँ भी आगे लग। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है। हरियाणा घर लगता है या फिर बॉम्बे घर लगता है? यार दोनों ही लगते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि एक होता ना जहाँ आप पैदा हो गए होते हो एक टाइम तक, जैसे खरकड़ा और रोहतक हो गया था वो, फिर वो पुणे आ गए तो अब हरियाणा और पुणे हो गया है, फिर जब आप बॉम्बे आ गए तो पुणे का भी बीच का एक हिस्सा वो पड़ाव में बट गया है। घर तो पुणे भी लगता है, वहाँ 2.5 साल जो पढ़े हैं, वो जो वक्त बिताया है वो जिंदगी भर कभी नहीं छूटेगा। उस जगह ने जो दिया आपको, या जिस तरह का भी आपने, जो भी आपके अंदर बदलाव हुए एज अ स्टूडेंट, फिल्म स्टूडेंट, उस जगह के साथ, उस कैंपस के साथ एक जिंदगी भर का घर जैसा नाता हो गया है। और इस जुलाई में 15 साल हो गए मेरी पहली फिल्म आए हुए। क्या बात है। तो अब ये देख लो, ये घर, इसको घर कैसे नहीं कह सकते आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया इस शहर में आके तब से अब तक। या मतलब जो पिछले 20-25 साल में नहीं बदला था, वो 15 साल में सब कुछ कहीं और ही चली गई, जीवन कहीं और चला गया है। आप इंसान वही हो, आसपास लोग वही हैं, बट बाहर की दुनिया की तरफ से देखने का आपका पूरा जीवन चेंज हो गया है। तो घर तो ये भी है, घर वो भी है, उसमें या कोई रिग्रेट्स हैं आपको अपनी लाइफ में अभी तक? पता नहीं यार, थोड़ा अजीब सा लग गया, पर वही मुझे लगता है मैं फौज में नहीं जा पाया, वो नहीं खत्म हो रहा है। वो आपको बहुत इच्छा थी या बहुत ज्यादा थी, वो कभी नहीं होगा मुझे लगता है। रिग्रेट नहीं है, पर वो एक रहता नहीं, एक वो टीस बाकी रह गई आपके अंदर कि एसएसबी क्लियर नहीं हुई, बस, और इसके अलावा कुछ ऐसा। और रिग्रेट बड़ा ही वही फालतू इमोशन है, वो खाम का ही आपको परेशान करता रहता है, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। मुझे ना इस इमोशन से ही थोड़ी कॉफ्त हो गई है। रिग्रेट का लाइफ में कोई मतलब नहीं है। वो एक ऐसा इमोशन है जो एकदम यूजलेस है, उससे सिर्फ आप और आप परेशान हो रहे होते हो, बाकी कुछ नहीं बदलता है। सही बात है, ओवर थिंकिंग की तरह होता है। बस या वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप के इंसान हो, डू यू लिव इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर?
आई थिंक कुछ सालों पहले तक बड़ा ही, आई थिंक उस वक्त ये बात सोचा भी नहीं था कभी कि किस तरह से। अभी ऐसा लगता है मुझे पिछले कुछ सालों में शायद ऐसा, पहले कभी सोचता नहीं था कि मैं किस तरह रहता हूँ, पर अभी के कुछ सालों में मुझे लगता है कि अब हर दिन जीना होता है इन द मोमेंट। आज जो है वो है, उसको सही से कर लो, कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे। कोशिश ये रहती है, क्योंकि पास्ट में जी के भी कुछ नहीं है, वहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा हो तब भी कुछ मज़ेदार है, जैसे कि रिग्रेट वाली बात हुई तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और फ्यूचर में क्या होने वाला ना, इसमें मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा 5 साल बाद, कि वो होता नहीं सवाल होता है आज से आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। हाँ। मुझे इतना वाहियात लगता है ये सवाल। सारे इंटरव्यूअर्स को ये सुनना हाँ, चाहिए और मतलब नहीं बंद कर दो ये सवाल पूछना। आपको अरे यार ये नहीं पता बाहर जाके ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बकवास कर रहे हो बैठ के कि 5 साल बाद क्या करोगे। बंद कर देना चाहिए सवाल। तो आज चल रहा है वो बेटर है, पाथ से आप सीख सकते हो कि यार ये था, ये शायद अगर ये गलती की दोबारा ना करें, वो सीखने के काम आ सकता है। फ्यूचर को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि वो आपके कुछ बस आपके हाथ में नहीं। तो बेस्ट है आज में रहो, और इसलिए वो जो बात आती है वो उससे ही वो आता है कि आज का क्या क्या काम है वो खत्म करो, बाकी फिर देखा जाएगा। सही बात है। तो आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हो? पता नहीं, कई बार करता हूँ कई बार नहीं करता हूँ। सच बता, मुझे समझ नहीं आता कि कई बार आपको लगता है हाँ यार ये कुछ तो है, फिर आपको जाट बुद्धि बीच में आती है, अरे ऐसा कुछ नहीं, हटाओ। कभी दिखाई है ऐसे हाथ या कुंडली या फेस रीडिंग भी होती है आजकल? मैंने खुद अपनी तरफ से नहीं दिखाई है, पर फैमिली ने दिखाई है। पेरेंट्स दिखा देते हैं, वाइफ दिखा देती हैं, बट मैं नहीं गया हूँ अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है आपका बिलीफ बदल जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, या पता नहीं। सच बताओ बहुत कन्फ्यूजन वाला एरिया है वो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घुसता ही नहीं हूँ उसमें। कुछ होगा तो हो, और मुझे नहीं जानना है। मैं ये इमोशन समझ सकती हूँ जो आपने बोला अभी कि मुझे जानना नहीं, मुझे नहीं जानना भाई। वो अच्छा होगा तब भी वो आपको एज पे रखेगा, खराब होगा तो और ज़्यादा दिमाग खराब होगा। तो जो होगा तब देख लेंगे, अब कुछ नहीं पता मुझे। बट है, जैसे वास्तु के बारे में लोग बात करते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा मुझे लगता है कुछ तो होता ही होगा, पर मुझे तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं कमेंट करने लायक नहीं। हाँ, सही बात है। वैसे स्पिरिचुअल हो आप? हाँ, वो थोड़ा बहुत मतलब वो थोड़ा बहुत इन द सेंस कि मैं बड़ा सीमित से स्पिरिचुअल हूँ अपने तरफ, मुझे बाहर नहीं। मुझे बाहर कहीं भी खड़ा होके स्पिरिचुअलिज्म समझ नहीं आता है। मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल हमने एक कोना है जहाँ एक मंदिर है, वैसे तो मैं कहीं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई रास्ते मंदिर आए तो उसको देख के हाथ जोड़ता हूँ। अगर मुझे ये लगे कि कुछ बात का अभी धन्यवाद देना है भगवान को, तो फिर आप कहीं भी और किसी भी दिशा में हो, आप उसका धन्यवाद कर सकते हो। इतना ही स्पिरिचुअल हो। तो जगह के साथ नहीं है वो रिश्ता, वो कॉस्मोस के साथ है, वो मेरी एनर्जी के साथ है। जहाँ भी बैठा हूँगा वही हो जाएगा। उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप है आपका एक। हाँ, बस वही अगेन पर्सनल है। कभी ऐसी कोई मोमेंट इनकाउंटर करी है आपने लाइफ में जब आपको ऐसा लगा कि यार मेरे से कोई तो हायर पावर कम्युनिकेट कर रही है इस मोमेंट में? जैसे कुछ चीजें होती है ना, वो हर दिन ही होता है ये तो नहीं, बट कुछ चीजें होती है, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो बस इस तरीके से होते हैं कि आपको लगता है कि यार सच्ची में अगर भगवान है उन्होंने आज बचा लिया। अच्छा, जान बचाने वाली बात आ गई। जान बचा ली या फिर पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दिया, या फिर मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं वैसे वाला इस मामले में तो उस तरह का इंसान हूँ कि मैं ऐसे कुछ बात पे परेशान हो और आपकी माँ का फ़ोन आ जाए, वो मिरेकल होता है। तो इसमें भी मान लेता हूँ मैं कि हाँ यार वो कहीं तो एनर्जी दी होगी ना उसने, कि चलो अपने बेटे को फ़ोन कर लो एक बार। या भाई का फ़ोन आ जाए, वाइफ का फ़ोन आ जाए, आप किसी बात को लेके जस्ट मूड ख़राब है, तो इसमें भी मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये एक हायर पावर है जो, नहीं तो मैं तो नहीं बताता। इस मामले में इस तरह का हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा आपको,
मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तो ये होता है। बाकी ऐसी कोई फिजिकलिटी के साथ या ऐसा एकदम कोई ऐसी घटना ये आप एकदम से तो याद नहीं आएगी, पर है वो हर दिन है आपके आसपास। या आप एक रोमांटिक पर्सन हो? पता नहीं, पूछना पड़ेगा किसी और से। आपकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। यस, उनसे पूछना पड़ेगा। क्या लगता है बट क्या ऑन द आंसर फेस तो करेंगी नहीं वो? हूँ। ऐसा होता है ना ऑन द फेस। हाँ। जैसे मैं ऑन द फेस तो खड़ूसी दिखता हूँ आपको भी आज से पहले, तो आई डोंट थिंक वैसा वाला, क्योंकि शायद उस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं थी ना। मतलब हमने देखा नहीं वो कभी, फिल्मों में ही देखा है। अपने पेरेंट्स में वो नहीं वाली नहीं, मोमेंट्स हरियाणा में में देखी? हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि रोमांटिक होना क्या होता है। वो जेस्चर्स में कभी नहीं दिखता था, वो काम में दिख जाता था कि आपके एक्शन से थोड़ा बहुत दिख जाता, पता चल जाता कि यार आदमी थोड़ा सा है। ये तो हम बाहर आ गए, थोड़ा एक्सपोजर मिल गया, इसलिए हम वो हरकतें भी करने लगे। बट आई थिंक हूँ, पर मुझे पता नहीं या फिर मैं उस तरह की आपका दिमाग उस तरह से वायर्ड नहीं है। उन टर्म्स में नहीं सोचता। उन टर्म्स में नहीं सोचते हो आप कि आप उसको बताओ कैसे। आपको वो आपको शो करना नहीं आता है। तो अभी इतने साल हो गए, अभी भी नहीं आपने नहीं। सीखा? नहीं। नहीं, बहुत कम। आई डोंट थिंक सो। मैं सही आदमी नहीं हूँ। सवाल तो उससे पूछना पड़ेगा ना जिसको, या ये वाइफ से पूछना पड़ेगा। सही बात है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है? ऐसे अलग अलग तरीके की होती टर्म्स है है। ना, हमें खुद नहीं पता चलता कि लव लैंग्वेज क्या होती है। देखो 4-5 तरह आई की थिंक लैंग्वेज होती थोड़ी है। बहुत टांग खींचना, हाँ। या काइंड ऑफ, या मस्ती करना, मजाक करना। हाँ, वो थोड़ा बहुत वो उसकी वो हो सकता है। या जब हाँ। लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? अरे ये कोई बात है पूछने की? नहीं। शादी के बाद एक चीज हमेशा एक पति की होती है, वो होती है गलती। तो चुपचाप मांगो और फटाक से। हर एक आदमी के शादी के बाद एक चीज सिर्फ पति की होती, गलती। इफ आई एम, दैट्स माई लव लैंग्वेज इन द सेंस के आई वॉन्ट टू बी साइलेंट विद यू ऑल्सो। No thoughts, nothing. Just be there, be around, and the presence, just presence. It is very beautiful. Yeah. It is amazing to be in that silence without any questions and thoughts. It's blissful. And without any awkwardness. Yes, no awkwardness. It's like that silence is so what is divine, to be very honest. It's blissful. That's actually a very romantic answer. Thank you. ये करी ना आपने अब ये रोमांस वाली बात। यही तो समझ नहीं आता ये रोमांटिक छोटी क्या छोटी होता चीजें होती है। है। या वैसे कभी आपकी वाइफ जब आपसे नाराज होती है तो आप ऐसे फ्लावर्स लेके आते ना, हो ना, या ना, कुछ ऐसा ऐसे नहीं डेट नाइट प्लान करते वो हो? जाट नहीं है, उसको सब चीज फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है उसको भी साइलेंस ही होता है। फिर दूर बैठो थोड़ी देर। ओके। तो आप दोनों की डेट नाइट्स किस तरीके की होती हैं? डेट नाइट? नहीं, अगेन ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं होती है। नहीं। मतलब डेट नाइट वो भी हो जाती है कि रात को 12 बजे बैठे पिज्जा मंगवा लें क्या। सो क्यूट। तो ये सडनली कुछ क्रेविंग होती है खाने की, उसको मगर मंगवा लो। या वो बदलती रहती हैं वक्त दर वक्त। या आप बिलीव करते हो उस फिलॉसफी में कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ? यस, जीवन सुखी, नहीं तो पिटोगे। पता है आजकल के लोगों की ना रिलेशनशिप्स तो नहीं टिक रही। देखो पहली बात तो बन ही नहीं रही, और जिनकी बन रही है उन बेचारों की बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है। ठीक है, सो व्हेन आई लुक एट पीपल लाइक यू हु हैव बीन इन सच टचवुड, यू नो, सच अ नाइस हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप,
तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक एक तो ये बहुत सोचना नहीं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। हमारे माँ बाप की जनरेशन ने व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर हैप्पी सक्सेस, नहीं सोचो ही मत, अपना अपना काम करो, अपना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और ठीक रहो, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे की इज्जत करो, काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा है, वही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। कुछ बातचीत हो जाती है, ओपिनियन में कुछ ऊपर नीचे तो आप बात कर लो, झगड़ लो, बट आज का गुस्सा कल पे नहीं जाना चाहिए। आज खत्म हो जाए, बात खत्म हो गई, लड़ लो झगड़ लो, और दो लोग अपने हिस्से की गलतियां करके सुधार लेंगे, आज ही आज में खत्म हो जाएगी बात। कल तक बात नहीं जाएगी, कल उठोगे तो नया दिन हो जाएगा, चलो आज का काम फिर से शुरू करो, आई थिंक मेरे हिसाब से। बट जैसे आपने तो चूज़ कर लिया अपना लाइफ पार्टनर और अब आप उस जर्नी पे निकल चुके हो, बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता कि हाउ टू नो व्हेन इट्स द राइट पर्सन। आई डोंट नो, नो, मेरे से कोई एक्चुअली किसी से भी कोई मत सलाह लेना इस बारे में, सबकी अपनी अपनी जीवन है, किसी के इसमें ये एक तो ये जो अभी जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे बताते रहते हैं कि हाउ टू लिव योर लाइफ, सबसे पहले तो इनसे बचो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हर दिन आपको बताते हैं आपको खाना क्या है, हर दिन कैसे नहाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे ऐसा लगता है कि इनसे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये सब कैसे करना है। आपको खुद पे डाउट होने लगता है, यार मुझे 40 साल हो गए गलत सोते हुए यार, शिट। और उन्होंने भाई साहब जो तहलका मचा रखा है ना, जो रायता फैला हुआ है, बिजनेस एक बन बोलता है चुका ये है। मत खाओ, एक चीज जो आपको लगे ना कि मुझे ये, आप कोई भी नाम लगो, पनीर, 10 वीडियो मिल जाएंगी पनीर क्यों नहीं खाना चाहिए। सही बात। चीनी जहर है। मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तो जो किसी की सलाह मत लेना, अपना जीवन कैसे जीना है आप सोचो, बस न खाने पीने में अपना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये लोग जब तक नहीं थे, कुछ साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, तो आपको कैसे पता था कि आपको कैसे जीना है। जितना बाहरी दुनिया का दखल आपके जीवन में होगा, आप उतने खराब करोगे काम। अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ, और आपके लिए जो वर्क कर रहा है, आपके लिए जो लॉजिकल है, आपके लिए जो सही काम कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। एंड आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में वाली चीज़ शेयर भी करी थी कि लोगों ने आजकल पढ़ना छोड़ दिया है, हाँ, इंस्टाग्राम पे बस रील्स देखने की आदत पड़ सारे चुकी है। ज्ञानी वहीं बैठे हैं, हाँ। सारा ज्ञान है उसमें, आध्यात्म से लेके ऐसा लगता है भगवान उनके बगल में बैठे हैं और बता रहे हैं उनको कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, कोई भी सवाल हो पूछ लेना मेरे से। ओ भाई साहब, बर्बाद हुए। और वहां तक भी ठीक है, जहां तक एंटरटेनमेंट है, लोग जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं। हाँ। जब आपको यहाँ बैठे लगता है कि यार इनको कौन देखता होगा, आप जाओ छोटे शहरों में, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया उनके चक्कर में, और फिर सब दुखी हो रखे हैं, सब के सब। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। एक विशियस सा लूप बन गया Yes, है yes, yes. कि लोग आजकल पढ़ते नहीं है। पढ़ने पे आप बहुत तवज्जो देते हो, पढ़ने पे आप तवज्जो देते हो एक। हाँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर भी बोलता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बोलता हूँ, एज एन एक्टर स्पेशली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं गांव से उठ के आया और इतने बड़े शहर में और अलग अलग जगहें देखी, जितने लोगों से आप मिलोगे, जितने तरीके की चीज़ें महसूस करोगे, जानोगे उनके बारे में, आपका जो रिजिडनेस है ना, जो आपके दिमाग की, वो खुलती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है आपको लेके। आप बैठे बैठे हरियाणा में, आप फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा पंजाब में कहीं रहते हो, आपके लिए हमारा पूरा साउथ इंडिया मद्रासी है। हाँ, बाइफर्केशन ही नहीं पता। ऐसा नहीं है कि वो कोई डेरोगेटरी करना चाहते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसा, वहाँ माहौल ही ऐसा है, सब मद्रासी हैं। क्यों? ना तो आपने कभी पढ़ा कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी कल्चर्स हैं, क्या क्या अलग
क्यों वो तमिल हैं, वो क्यों तेलुगु हैं, क्यों मलयाली हैं, क्यों, ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट को लेके जो भी अपने शेल से जो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी अपनी एक दुनिया बना ली उसने, अब वो उसी दुनिया में है, वो झूठ हो सच हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये मानना है जब आप बाहर निकलते हो, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, म्यूजिक देखते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपका जो परसेप्शन है ना चीज़ों को लेके वो बदलता है। आप नहीं जा पाए बाहर, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप काम में बिजी हो, पढ़ोगे ना वैसा सही कुछ वहाँ किताबों में मिलेगा आपको। वहाँ आपको लोग मिलेंगे अलग तरह के, कल्चर मिलेंगे अलग तरह के, लैंग्वेजेस मिलेंगे अलग अलग तरह की, अलग अलग बैकग्राउंड्स की कहानियाँ मिलेंगी। और पढ़ना मतलब सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं करो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू, तो आपको जो चीज़ आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कम से कम पढ़ के महसूस तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में एक फ़र्क पड़ता है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे होते हो, आपके पास रेफरेंसेस बेटर होने शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग थोड़ा खुलना शुरू होता है, एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू होती है कि अच्छा हाँ ये भी तो है। तो आप बेसिकली आप कुएं के मेंढक नहीं रहते हो, आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो, और वो हमेशा ही अच्छा है किसी भी इंसान को अपने लाइफ थोड़ा और बेटर करने की। अग्रीड। जैसे आपने अभी तक अपने करियर में बहुत सारी फिल्म्स करी हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ करे हैं, उसके बहुत सारे मोमेंट्स आइकॉनिक भी रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा आइकॉनिक हो गए हैं कि वो पॉप कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। ऐसे एक कैरेक्टर जो आपके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है हाथीराम का कैरेक्टर, राइट। उस शो की बात अलग थी, आपने जिस तरीके से वो किरदार निभाया, वो क्वालिटी, वो वो पर्सोनिफिकेशन ही अलग थी एक इंसान की। और एक पर्टिकुलर सीन है, पता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, आजकल तो क्या मतलब काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा वायरल है। वो सीन है कि जब अंसारी की डेथ हो जाती है एंड हाथीराम उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है, उस मोमेंट को वो प्रोसेस कर रहा होता है, और उसी बीच उनकी अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट हो जाती है गुलपनाग से। बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट पे वो वाला सीन कट करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशन क्या था जब वो गुलपनाग से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर उनकी कितनी ज़्यादा रिग्रेट या फ्रस्ट्रेशन होती है, हेल्पलेसनेस होती है। सो डू यू वांट टू ब्रेक इट डाउन फॉर द फैंस हु आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो एग्जैक्ट इमोशन क्या था जो उस मोमेंट में फील हो रहा था? आई डोंट नो, I'll be able to do that, but मुझे ये पता है, आई वॉज स्ट्रगलिंग दैट डे ऑन सेट। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे होगा ये, और आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अविनाश एंड सुदीप भाई कि क्या होना चाहिए। कई बार मुझे आज भी, एक बार मैंने देखा वो सीन, मैंने 2 बार देखा है वो सीन दोबारा, मुझे थोड़ा ऑफ लगता है वो। आई थिंक वो बेटर हो सकता था, पर गलत नहीं है वो, बेटर हो सकता था, पर जो वहाँ हो चल रहा है वो गलत नहीं है। बट मैं जब उसको करने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नोट, कौन सी ऐसा चीज़ है जो जिसकी वजह से ये बाहर निकलेगी। ये बात आप लिख तो दी है, ये बाहर कैसे आएगी? तो मुझे लगता है कि जो बेसिक था ना वो ये था कि हाथीराम गिल्ट में है कि वो फ़ोन नहीं उठा पाया, वो गिल्ट में है कि वो सही टाइम पे वहाँ नहीं था, अपने बच्चे के मोह में जो कि सही नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, रेणु के कहने पर आ गया। तो जो कोर इमोशन है वो है गिल्ट, और गिल्ट से एंगर क्रिएट हो जाता है बहुत इजीली। तो मुझे लगता है कि वो था, और अगर वो वहाँ साले साहब नहीं होते, जो वो बैठ के बात कर रहा है कश्मीर को लेके, और तो शायद वो ट्रिगर नहीं होता। तो मुझे लगता है हाथीराम का उस वक्त वो जो गिल्ट था ना, वो गुस्से में तब्दील हो गया, और जैसे वो बोला उसने, रेणु ने उसका जवाब दिया, उसको रियलाइजेशन भी हुआ कि हाँ, इट्स नॉट हर फॉल्ट,
तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि वो जर्नी एकदम से हिट करती है और वहीं रुक जाती है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आई थिंक उस सीरीज़ में आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट्स में मिसअंडरस्टूड फील करता है। या आप लाइफ में कभी ऐसी मोमेंट्स हुई हैं जब आपने मिसअंडरस्टूड फील किया है? अरे बहुत होता है मेरे साथ। हाँ। या आपने किया ना आज मिसअंडरस्टूड मुझे। ओहो, तो ऐसा दिन में 4 बार होता है। मैं तो वेट कर रही थी कि आप मेरे को गलत नहीं, prove ऐसा हो करो। जाता है क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया ना, मुझे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। कुछ हो गया, अच्छा यार मैं अभी इसको बोलूं क्या, मैं नहीं, ठीक है आपने आप समझ लेगा, समझना होगा तो छोड़ दो। और वो गलती है मेरी, मुझे कई बार वो उसको मैं अपनों पे भी अप्लाई कर देता हूँ कि अरे इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी, बट बुरा लग जाता है कभी कभी और आप उस जोन में होते नहीं हो। आपको लगता है ये मेरा बिल्कुल आशय नहीं था, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था आपको इस बात को फील करवाने का, जैसे कि मेरा बिल्कुल कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है कि मैं आपको ऐसा लगूं कि मैं इंटिमिडेटिंग हूं या मैं थोड़ा सा खड़ूस टाइप हूं या थोड़ा सा अनअप्रोचेबल हूं। मेरा नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूं। बट क्योंकि एक तो शक्ल ऐसी दे रखी है भगवान ने, ऊपर से मुझे बहुत कम मज़ा आता है ऐसे स्मॉल टॉक्स करने में, और अरे कैसे हो, हाउ वाज द डे, आई डोंट केयर हाउ वाज योर डे एंड यू ऑल्सो डोंट केयर। तो पूछने के लिए मत पूछो, क्योंकि अगर आपने मुझसे पूछा कि हो हाउ वाज द डे और मैंने बताया, फिर भागना मत, फिर बैठ के सुनो पूरा कैसा था दिन। क्योंकि मुझे पता है आप भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मैं भी फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, तो मुझे ना वो थोड़ी देर बाद ना कॉफ होने लगती है उससे, इरिटेशन तो मैं कोना पकड़ लेता हूँ जहाँ कोई ना पहुंचे। अब मतलब पार्टीज में ऐसा बहुत बार होता है कि आप मुझे किसी कोने में खड़े दिखाई दूंगा मैं आपको, और वही 2 लोग होंगे जो शुरू से खड़े होंगे, वही भागेंगे, उनको लगा कि मैं बोरिंग हो गया तो वो निकल लेंगे, कोई और आ जाएगा, नहीं तो मैं अकेला बहुत सही खड़ा मिलता हूँ आपको। तो ऐसा होता है, पर उस वजह से कभी कभी लगता है कि लोग समझते नहीं है, बट आई थिंक उनकी भी गलती नहीं है, तो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। तो फिर मुझे जहाँ लगता है मुझे एफर्ट करना चाहिए वहाँ करता हूँ, जहाँ नहीं लगता वहाँ मैं और ज़्यादा खड़ूस चेहरा बना लेता हूँ ताकि कोई आए ही ना मेरे पास। क्या बात। वैसे इतनी प्रेपरेशन आप अपने कैरेक्टर्स के लिए करते हो? इतना सोचते हो, कितना सोचते हो, कैसे करते हो प्रेपरेशन? जैसे 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं एक दिन पहले अपना स्क्रिप्ट उठाऊंगा और एक्टिंग है और मैं एक्टिंग की तरह उसको करके आ जाऊंगा, कर सकते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स का ये मानना है कि आप एकदम से ऐसे कपड़े पहनने की तरह एक कैरेक्टर नहीं पहन सकते कि फटाफट पहना और फिर एक्ट कर दिया। आपकी फिलॉसफी क्या है और क्यों है? देखो मेरा ये मानना है कि थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पहले मिला और आप उसको ठीक से कर दोगे। ऐसे बहुत ही फिर वो टैलेंटेड लोग हैं, वो पैदाइशी टैलेंटेड हैं, बट मुझे लगता है कि जो एक, और मैंने कहीं और भी बोला था कि अगर एक कहानी को लिखने में किसी एक इंसान को 1 साल लगा है, उसके 10 ड्राफ्ट आए होंगे, फिर 6 महीने से डायरेक्शन टीम उसके ऊपर काम कर रही है, प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, कॉस्ट्यूम तैयार हो रही हैं 3 महीने पहले, और वो एक एक्टर को 1 महीना पहले मिलता है, थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। तो आप बहुत जल्दी अपने एक्टर को भी ऑन बोर्ड ले लिया करो उसी प्रोसेस के दौरान। मेरा पर्सनल मानना ये है, बाकी सबका अपना अपना तरीका है, कोई सही गलत नहीं। अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है, आप 1 दिन में कर सकते हो, वेरी गुड। मेरा मानना ये है कि मुझे अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो मुझे जितनी बार उसको पढ़ लेता हूँ ना, मेरा वो एक जर्नी शुरू हो जाती, थोड़ा बहुत प्रोसेस शुरू हो जाता कि ये कैसा होगा, ये इंसान कैसा होगा। और वो एक प्रक्रिया, अगेन वो प्रक्रिया हो जाती है दिन की। आप कोई भी काम करते रहते हो, एक ट्रैक साथ में उसके लिए चलता रहता है। सडनली कुछ याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, फिर वॉइस नोट, जैसे पातालों के टाइम पे भी हुआ है, ये राजी के टाइम पे भी हुआ है, जाने जा के टाइम पे भी हुआ है कि कुछ याद आ गया सडनली, और आप रैंडमली कहीं और बैठे हो, कुछ और बात चल रही है, पर उससे वो कहीं क्लिक हुआ और आपको अरे उस सीन में ये। तो आई यूज्ड टू डू दैट। मैं पातालों के जो हमारे 1-2 एडी हैं या जो भी टीम होती थी, स्क्रिप्ट की जो टीम होती थी, उनको वॉइस नोट भेजता था कि उस सीन में ये है, ये नोट कर लो, मुझे उस वक्त याद दिलाना। तो इस तरह का काम, और वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाती।
तो थोड़ा बहुत अगर वक्त मिल जाता ना तो बेटर रहता है, ताकि आप वो कोप अप कर पाओ उसको पोर्ट्रे करने के लिए, स्पेशली अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ। स्क्रिप्ट्स खराब होती हैं फिर प्रोसेस का कोई मतलब बचता नहीं है, फिर आप कर भी नहीं सकते, आप एक इलॉजिकल चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो या सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि आपको टाइम से ऑन बोर्ड कर लिया किंग के लिए, जो Sorry? आपकी अपकमिंग मूवी है किंग? हाँ हाँ आपको लगता है कि अब आपके पास उस मूवी के लिए हाँ काफी हाँ, टाइम वो तो होगा? बहुत पहले से हो गया था, तो अच्छा खासा टाइम है अच्छा खासा टाइम है। जी। तो फैंस तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, स्पेशली कास्ट देख के कि हाँ, कास्ट हाँ। में कितने डिफरेंट तरीके के Yes, लोग हैं, yes. कितना सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो ऐसे कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहोगे फैंस को जो आप रिवील कर सकते हो? नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट जैसे आपने कहा ना कि वक्त मिला तैयारी का, तो हमने मतलब द काइंड ऑफ हार्ड वर्क बेसिकली अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ सर ने कम से कम 8-10 लुक्स ट्राई किए अलग अलग के, उनके Wow. दिमाग में जो है उसकी एक पिक्चर है उनके दिमाग में, बट वो कैसे उसके नज़दीक जा सकते हैं वो करने की कोशिश की, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर क्या क्या करने की कोशिश की। फिर सीन्स में मुझे याद है एक बार खान साहब कुछ बता रहे थे तो उन्होंने उस सीन को डिस्क्राइब अपने ढंग से किया, तो मुझे बहुत कमाल लगा कि अरे ये परसेप्शन अलग था। तो इतना टाइम है हमारे पास कि हमने इतना बता सकता हूँ, हमने बहुत मेहनत से कुछ करने की कोशिश की है उसमें, तो जितना भी है फैंस शुड बी एक्साइटेड Yeah. कि कुछ अच्छा आ रहा है। Yeah. मुझे आपका कैरेक्टर याद आ रहा है 3 ऑफ अस से, उस फिल्म से, और वो पर्टिकुलर लाइन जिसने बहुत लोगों का दिल तोड़ा, जब आप कहते हो कि जब शेफाली शाह कहती हैं कि मैं ज़्यादा दिन याद नहीं रख पाऊंगी, और आप कहते हो कि कोई बात नहीं मैं रख लूँगा। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग सीन्स। Yeah. हम ऑलरेडी रो चुके थे उसके ऊपर, हाँ, तो मुझे लगता है कि उसको पोर्ट्रे हम बेटर इसलिए कर पाए कि मैं ऑलरेडी 4-5 बार रो चुका था उस लाइन पे बोलते वक्त, तो वो वहाँ कंट्रोल में रहा। मैं गो थ्रू हो चुका हूँ उसके, अब नाउ आई नो कि इसका क्या असर हो सकता है, जो मेरे ऊपर हो चुका है। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि ये सामने वाले के ऊपर हो। हाँ। मतलब एज एन एक्टर मेरे साथ हो रहा है वो अलग बात है, पर जिम्मेदारी क्या है कि कि कम्युनिकेट जो अभी मेरे साथ हुआ ये आज से साल भर बाद जब कोई इसको देखेगा उसके ऊपर ये असर जाना चाहिए। तो या वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, अद्भुत लिखा हुआ है सच में। या। मेरे जैसे रोमांटिक्स का तो ऐसे दिल टूट गया उस मोमेंट में, और वो फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। वैसे हमें पता चला कि आप सचिन तेंदुलकर के काफ़ी बड़े फ़ैन हो। अरे मैं क्या, हमारी पूरी जनरेशन उसकी फैन है। मतलब मुझे लगता है जो 90s में बड़े हो रहे थे, जो लेट 80s में बड़े हो रहे थे, 90s में जो टीनेजर्स थे जिन्होंने सचिन को उनके ऑलमोस्ट डेब्यू से जिनको याद है क्रिकेट, जिसको क्रिकेट देखने की आदत थी, तो उनके लिए तो क्रिकेट की शुरुआत और अंत सचिन पे हो गया था। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो तब टीवी बंद कर देते जब सचिन की बैटिंग खत्म। आप एक और इंसान को कैसे जानती हैं? अरे वाह। बहुत बहुत बार हुआ ये, तो बहुतों बार हुआ है। सचिन का लास्ट मैच वानखेड़े में वेस्ट इंडीज के साथ जो टेस्ट था 2013 नवंबर 2013 आई थिंक, जहाँ तक मैं ठीक हूँ अगर, उसके बाद से मैंने आज तक कोई मैच कंप्लीट नहीं देखा है। नहीं। ऐसे क्लिपिंग्स में देख लिया, बात अलग है। उसके अलावा मैंने आज, तो उसके बाद क्रिकेट छूट गया था, बहुत टाइम तक तो एकदम ही छूट गया था। ऐसा लगा बस अब कोई रिश्ता नहीं बचा इस गेम के साथ। फिर बहुत टाइम बाद दोबारा क्या, अच्छा थोड़ा बहुत वो अच्छा कुछ हुआ है आज वर्ल्ड कप में, वो भी वर्ल्ड कप और इस सब में जब आपका देश रिप्रेजेंट हो रहा होता है, अदरवाइज नहीं, मतलब ही नहीं कौन कहाँ है। तो कोई ऐसे फेवरेट इनिंग्स या फेवरेट मैच याद है सचिन तेंदुलकर का? अरे शारजा नहीं भूल सकता मैं। अरे मैं बोलने वाली थी। शारजा नहीं भूल सकता, और एक Desert Storm। मैच था वो कमाल की पारी थी, आई थिंक धर्मशाला में हो रहा था, जो 81 की पारी थी, जबकि वो ऑफ कोर्स जो शोएब अख्तर को जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा था ना, और वो जो पेस क्रिएट किया था उन्होंने उस इनिंग्स का, वो ब्रिलियंट। खैर वो तो खैर
वो अपने आप में उनको देखना, 5 दिन खड़े हो जाते थे उनको देखने के लिए। आप खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, क्योंकि टीवी किसी किताबों की दुकान होती है रोहतक में जैसे, वहाँ एक टीवी लगा हुआ, तो आप पूरा दिन खड़े खड़े 5 दिन का टेस्ट में देख जाते थे कि अच्छा हाँ ये चल रहा है अभी। बहुत उस वक्त बहुत मज़ा आता था। अब फिर उनकी बहुत सारी पारियां यार, क्या नहीं है कमाल के। मुझे लगता है जितने प्रेशर में है, जितना मुश्किल हालातों में वो खेले हैं, दुनिया कोई बैट्समैन नहीं खेला होगा। और उसके बावजूद इतना लंबा करियर, बिल्कुल 23 साल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, और हर लेवल पे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेके रणजी से लेके सब खेल दिया उन्होंने। ब्रिलियंट। इनफैक्ट उनकी एक मोमेंट है, वो लॉर्ड्स में खेल रहे थे, तो जब वो अपने रूम से निकल के नीचे जा रहे थे, पिच पे वॉक कर रहे थे, तो उस वीडियो में कैप्चर हुआ था कि कैसे लोग तालियां बजा रहे थे उनके लिए। और वो इतनी ज़्यादा ऐसे गूज़बम्स वाली मोमेंट थी एज अ फ़ैन भी, राइट? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इंसान ने 20 साल मेहनत करी है अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे, अपनी गेम पे इस लेवल पे आने के लिए, कि लॉर्ड्स में सारे लोग उनके लिए ऐसे तालियां बजा रहे थे जब वो सिर्फ अपना वो खेल अलग वो देखो, हम तो क्या ही जज करेंगे, चाहे फिर वो सचिन हो, चाहे फिर वो धोनी हो, कोहली हो, हम तो कुछ नहीं है। पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिस तरह से मुझे लगता है, जिस तरह से उस इंसान ने क्रिकेट को जिया है ना, वो कोई और नहीं हो सकता। उनके किस्से बहुत अलग है। बट जो आप गूज़बम्स की बात कर रहे हो ना, जिस दिन वो रिटायर हुए, उनकी स्पीच से पहले सब इमोशनल थे, सबको पता था, सब हर एक आदमी अपने एज पे खड़ा था। उस पूरे वानखेड़े स्टेडियम में भरा हुआ खचाखच, और उन्होंने बोलना शुरू किया, ये है, एंड देन ही सेड कि वन थिंग आई विल मिस ऑलवेज इन दैट साउंड ऑफ सचिन सचिन। यस यस। एंड आई हैव सीन more than 60,000 people crying at the same time. And chant Sachin. And chanted Sachin for next 5 minutes. Yes. वो मैं उस स्टेडियम के भीतर खड़ा था। Oh God, wow. और मैंने 5 मिनट पूरी 60,000 लोगों को, जिसमें इंक्लूडेड मैं, रोते हुए, एक साथ रोते हुए देखा है मैंने। और इस नॉर्मल नहीं, दहाड़े मार के आवाजें सुन सकते हो आप कि लोग रो रहे हैं, और फिर उसी रोने के साथ वो सचिन सचिन ये चल रहा है अगले 5 मिनट तक। तो उसने बहुत सारे लोगों का एक बहुत जीवन का एक हिस्सा था, जहाँ वो, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग ढंग से उन्होंने मोटिवेट रखा है, खुश रखा है। बिल्कुल। और आई थिंक हाल ही में उन्होंने आपको भी काफ़ी खुश किया जब उन्होंने अपनी रेडिट ऐसे आस्क मी एनीथिंग थ्रेड पे आपको मेंशन, शाउट आउट दिया। मेरी टीम ने मुझे बताया, मैंने कहा पागल हो क्या, बता किसने लिखा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे मैंने कहा कोई ऐसे फेक अकाउंट होगा, वो क्यों बोलेंगे मेरे बारे में। देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा ओह ये कुछ अलग हो गया, यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, सोचा दूर दूर तक नहीं सोचा था। वाह, फैंस देख के बहुत जेलस हुए। अरे वाह क्या बात है, बढ़िया था। तो ऐसे कोई और आइकॉनिक लोग हैं जिनको आप to whom you look up to in life? यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब नॉट बहुत सारे इन दैट सेंस, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको उनको पता भी नहीं होगा, बट वो किसी भी फील्ड के होंगे, पर आप उनसे मोटिवेट हो गए हो किसी बात को लेके। और क्योंकि स्पोर्ट्स का ना थोड़ा सा रहा है, मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का एक कल्चर है एक, तो वो हमेशा से रहा। फॉर एग्जांपल, मुझे बड़ी अजीब सी बात है, पर मैं मानता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री है द फास्टेस्ट मैन अलाइव, यूसेन बोल्ट पे, और मैं स्प्रिंटर रहा हूँ एक टाइम पे, मेरा शौक था स्प्रिंटिंग का, 100-200 मीटर का, तो मुझे एथलेटिक्स बहुत शानदार लगते हैं, ट्रैक एंड फील्ड बहुत कमाल लगता है मुझे। ओलंपिक्स जब भी आते तो मेरा वो होता कि ये जिस दिन ये रेसेस आएंगी 100 से लेके 1500 मीटर तक की, स्पेशली मुझे वो देखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी आपको, उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एज एन ह्यूमन बीइंग मोटिवेट करती हैं कि अरे यार ये चाहिए। मतलब मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपको कि अगर आपने कभी ट्रैक एंड फील्ड फॉलो किया हो
तो जो भी 100, 200, 400 मीटर के स्प्रिंटर्स होते हैं ना, जब भी आप उनको स्टार्ट लाइन पे देखते हो, यूसेन बोल्ट आने से पहले दे आर ऑल लाइक सो सीरियस, मतलब ऐसे Zoned in. बस उनको लाइन दिख रहे हैं, लाइक सब आंख बंद करके ये चल रहा है, सब कोई कुछ वो नहीं. एंड दिस गाय केम एंड ऑन दिस ओलंपिक ओपनिंग, जहाँ दुनिया के सबसे, मतलब मुझे लगता है उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हैपनिंग इवेंट ओलंपिक्स में नहीं होता कि 100 मीटर कौन जीतने वाला है, और ये आदमी स्टार्टिंग लाइन पे ये सब कर रहा है. सडनली सारी दुनिया पागल हो गई कि ये क्या है. हम भी उनमें से एक थे, क्योंकि हमने बेन जॉनसन को भागते देखा है, माइकल को भागते देखा, जहाँ हर एक आदमी इतना इतना सीरियस लगता था. एंड सडनली वन जमैकन केम एंड लाइक ये सब चल रहा है. मैंने कहा अरे वाह. एंड देन सारी दुनिया ने देखा उसने क्या किया उस 100 मीटर में. मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाता कि मैंने किसी को 100 मीटर में 10 मीटर पहले ये करते देखा हो. ये इम्पॉसिबल है. ये मुझे नहीं लगता दुनिया में दोबारा होगा कि 100 मीटर ओलंपिक्स में एक आदमी ने 10 मीटर पहले भागना छोड़ दिया है, वो ऑडियंस को देख के ये कर रहा है. ये कभी नहीं हुआ है. सब ऐसे खत्म होती थी. तो माइकल जॉनसन ने उससे पूछा कि व्हाई डिड यू डू दैट. नाउ द थिंग which stuck with me. Sir, I trained 4 years hard. Every day I vomit. Every day I have this thing कि मैं इंजरी हो सकती है मुझे. मैं एक तरह का खाना खाता हूँ 4 साल लगातार. कितनी देर भागना है? अंडर 10 सेकेंड्स. अगर मैं 10 सेकेंड भी खुश नहीं हूं ना, तो मुझे 4 साल की मेहनत नहीं करनी. इफ यू आर नॉट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, फिर आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. फिर आप गधा मजदूरी कर रहे हो बेसिकली. सो आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस 10 सेकेंड्स. ये दोबारा नहीं आएंगे, या फिर से 4 साल बाद आएंगे. मुझे नहीं पढ़ना है कि मैंने क्या किया. हो गया ना, जितना भागना था, जितनी ट्रेनिंग कर ली थी कर ली. अभी मुझे ये जीना है. ये 10 सेकेंड मेरी मेमोरी में रहे कि हाँ मैं भागा था. तो मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है. कर लिया आपने सारी प्रिपरेशन और ये और वो, पर जब वो काम करने की बारी आई, तब क्या आप खुश थे वो करते वक्त? पूरी तैयारी कर ली ना आपने हाथीराम की. वो सीन करते वक्त खुश थे आप कैमरे के सामने, या तभी भी कि मैं बता दूंगा दुनिया में मैं कितना कमाल का एक्टर हूं? आई एम श्योर वो नहीं सोच रहा होगा कि मैं बताऊंगा तुम्हें मैं कितना कमाल का स्प्रिंटर हूं. उसको अपनी जर्नी, वो अपनी रेस में था. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना पता नहीं कहाँ से मोटिवेट करते हैं मुझे. मैंने बोला है एक्टर्स को कि देखो एक बार वो डॉक्यूमेंट्री, कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, और फिर आप कैसे उस चीज़ के साथ आप एक हो चुकी हो. आपने कैसे वो 10 सेकेंड या फिर वो 19 सेकेंड जब आप 200 मीटर रेस में हो, वो क्या है. वो आदमी 20 सेकेंड क्या करता है, उसकी खुशी, उसका इन्वॉल्वमेंट, वो देख के आपको लगेगा कि ऐसा जीवन जीना चाहिए आपको. कितना प्रोफाउंड थॉट था. इनफैक्ट अभी मैं खुद सोचो में पड़ गई, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं, और कुछ कुछ लोगों के बोलने का अंदाज भी होता है, राइट. सडनली अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस इन योर हेड. तो इस मोमेंट में मुझे बस यही लग रहा है कि कितनी बारी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ. नर्व्स तो आएंगी, राइट. किसी आपके जैसे बड़े इंसान के साथ बैठ के बात करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस करनी है. तो और कभी कभी शायद उस बीच में ना तुम भूल जाते हो दैट हाउ टू बी इन द मोमेंट एंड एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि इसी के लिए काम किया ना, इस मोमेंट के लिए काम किया. कल को जाके अगर मैं इतनी ही ब्लैंक होंगी कि मुझे बस क्वेश्चन पढ़ के आपसे बस पूछना याद है, तो फिर मैं क्या ही बड़े होके याद करूँ. नहीं कर पाएंगे. थोड़े दिन बाद बोर हो जाएंगे, खुद से कॉफ होने लगेगी. और मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो सामने बैठा होगा ना, उसको भी लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया. तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा इसका. तो या ऐसे जयदीप, आपको देख के आपकी बहुत सारी, देर आर सो मेनी शेड्स टू योर पर्सनैलिटी, राइट. एंड जब मैंने शायद स्टार्ट किया था तो मेरे को सिर्फ एक आधे शेड पता थे, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ नोइंग यू अ लिटिल बेटर. सो आई जस्ट फील लाइक कहीं ना कहीं
ऑडियंस भी आपको, आपके फैंस भी आपको इस तरीके से देखते हैं कि वो आपको ना एक परफेक्ट मेल फिगर की तरह देखते हैं और वैसे पसंद भी करते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप में राइट अमाउंट ऑफ माचो माचो वाली क्वालिटीज़ हैं, मैस्कुलिनिटी है। आपकी पर्सनल डेफिनेशन क्या है मैस्कुलिनिटी की, एक मर्द होने की? इतना कि वक्त वक्त पे रो पाओ, इतना भी मत घुस जाओ अपनी मर्दानगी में कि आंसू ही ना बाहर निकले। थोड़ा बहुत रो पाओ, थोड़ा बहुत किसी को हंसा पाओ। बाकी तो मुझे लगता है सब में है। हमारी टोटल सोसाइटी ही बड़ी, मेल्स को तो वैसे भी हम रखते हैं ना कि अरे आप तो मर्द हो, वो तो वैसे ही बहुत भर रखा हमने। बट हाँ, कभी कभार रो पाओ बिना किसी एफर्ट के, तो थोड़ा बैलेंस होता रहेगा मामला, खुश रहोगे। कि नहीं तो टेंडरनेस भी मर्दानगी की ज़रूरी बोझ है। के नीचे दब जाओगे किसी दिन। सही बात है। मैं अभी हाल ही में एक इंसान के साथ बैठी थी, उनका नाम है अंकुर वारिकू। वो ऐसे फाइनेंस वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी मुझे। उन्होंने बोला था कि वो आजकल की जनरेशन को ये चीज़ समझाते हैं कि द बीस्ट इन योर लाइफ शुड बी यू, नॉट योर या कार। कि आधे से ज़्यादा लोग आजकल ना बड़ी गाड़ी होनी चाहिए एंड उस गाड़ी पे जब मैं स्टेयरिंग व्हील के पीछे बैठूंगा और ये वाले गाने चला के ऐसे जाऊंगा तो उनको लगता है कि ये है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ रियल मैन। बट एक्चुअली वो बीस्ट आपकी कार को नहीं, आपको होना चाहिए। सही कह रहे हैं। आप अपनी खुशी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होने चाहिए। ना बड़ा गाड़ी, ना बड़ा घर, ना बहुत सारे दोस्त, ना बहुत सारे पार्टीज। नो, आप अपनी खुशी के लिए आप अपने आप को ही सबसे बड़ा ज़रिया बना पाओगे। फिर बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब अपने आप ट्यून इन हो जाएंगे, सिंक इन हो जाएंगी, उसमें कोई दो रार। और ये आज से नहीं है, ऐसा तबका हमेशा से है। ऐसा नहीं कि आज की जनरेशन ऐसी हो गई। ये तबका हो सकता है परसेंटेज वाइज कम रहा हो, पर ये तबका हमेशा से रहा है जिनको बड़ी गाड़ी के साथ जिनके सेल्फ वर्थ अटैच हो जाता है। हाँ, मतलब उनकी खुशी वहाँ उससे कहीं से आ रही है, या बड़े घर से आ रही है, या महंगे कपड़ों से आ रही है, महंगे उससे आ रही है। ये कभी से रहा है। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है थोड़ा महानगरों में थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। मुझे यही सवाल अगर कोई जाके रोहतक में करेगा, आई डोंट थिंक वहाँ वैलिड भी होगा ये सवाल, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है। हाँ, ठीक है, भागो यहाँ से। या बड़े शहरों का है थोड़ा, क्योंकि एक्सपोजर इतना हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा है। अब अक्ल उतनी है नहीं, शायद उम्र भी उतनी ना हो, एक्सपोजर भी उतना ना हो, लेकिन बाढ़ सी आ गई है इन्फॉर्मेशन की और हर चीज़ की। हर आदमी ज्ञान दे रहा है, लेने वाले हैं नहीं, सब देने तो वाले जो बने लेने हुए वाले हैं वो भी उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ज्ञान पड़ा पड़ा घूम रहा है और उसका कुछ हो नहीं रहा है। और मुझे एक हरियाणा के कवि हैं, मुझे उनकी लाइन बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला था कि हमने हरियाणा की धरती पे हज़ारों साल पहले भगवान कृष्ण ने ज्ञान दे दिया था, उसके बाद से हरियाणियों ने ज्ञान लेना और देना दोनों बंद कर दिए, क्योंकि बेस्ट से हो गया हमारा, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं। कोई नहीं सुनता यार आजकल, सबको अपनी सुनानी है, तो इतने इसमें क्योस बढ़ता है। हर एक आदमी को नहीं खासो खासो, आराम से खासो। साउंड देख लेंगे हम बाद में। पर है ये प्रॉब्लम है, सबको बोलना है, सुनना कोई नहीं चाहता। सही बात है। तो मैं सुनने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ बोलने की बजाय। जी, बट मुझे आज आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। और वैसे तो आप बोल चुके हो कि किसी को ज्ञान सुनना नहीं है, बट फॉर दोज पीपल हु स्टिल लुक अप टू यू एज अ पर्सन, एज अ मैन, एज एन एक्टर, वन पीस ऑफ एडवाइस जो शायद आपको, जिस एडवाइस ने आपके लिए आपकी ज़िंदगी में अच्छा किया है, कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस अगर आप उन लड़कों को यू वांट टू पास ऑन? यार सही बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, बहुत बेसिक पे बात करूँगा। अपने रिजेक्शन को और अपने सक्सेस को बिल्कुल सीरियसली मत लेना, क्योंकि वो आज है, कल नहीं होगा। आप अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो।
आप जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, और लाखों करोड़ों लोग आपसे, हो सकता है हज़ारों, सारे नहीं तो पर लाखों शायद आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। आपका जॉब जो है ना, जो भी आप कर रहे हो जीवन में, आप उसको अपने, अगर आप खुश नहीं हो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगा। ढूंढो वो चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो सस्टेन रहेगी। एज एन एक्टर मैं, अगर मैं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मैं उस मामले में ज़्यादा बता पाऊंगा आपको। अंधी दौड़ में मत भागो, आपका स्पेस आपको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा, ये शहर थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो अपनी एनर्जी बचाओ थोड़ी सी, खुश रहने की कोशिश करना, और अपनी खुशी का ढूंढना, वो कहाँ से आप जनरेट कर सकते हो जेन्युइनली, नॉट जो आपको सोशल मीडिया बता रहा है, क्योंकि वो तो मालदीव्स में बता रहा है आपकी खुशी, वहाँ नहीं है। वो लेके जा रहा है आपको घर से बाहर, पता नहीं कहाँ घुमा दिया कि खुश रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नहीं, वो आपको और परेशान करने वाले हैं। तो अपनी खुशी का जरिया, अपनी एनर्जी का जरिया, अपने आसपास के लोग, उन पे ध्यान दो। और आई डोंट नो आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट बहुत बिखर गए हैं हम। थोड़ा समेटना शुरू करो अपने आप को, थोड़ा समेटोगे, एनर्जी बचेगी। या ब्यूटिफुल। आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू।